हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए आपका जो साइंस का जो पेपर है उसके डिस्कस करेंगे। कुछ पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, बट एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखते हैं एंड कितना आंसर डिमांड होता है सीबीएसई वालों को, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2019 का है और सेट फर्स्ट है। नेक्स्ट है सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर क्या सर्किट में फंक्शन करता है। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों सेम ही वर्क करते हैं, बस डिफरेंस एक होता है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो जो मेजर करता है उसके डायरेक्शन को भी, करंट की। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिटेक्ट करता है करंट की प्रेजेंस को सर्किट में, और ये अमाउंट मतलब कितना अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में है वो भी मेजर करता है। हम ये आंसर लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर डिवाइस विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि सिलेबस में नहीं था आपका, क्योंकि ये पेपर है पूरा प्रीवियस ईयर, तो हम क्वेश्चन वाइज ही देखेंगे। राइट टू डिफरेंस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन इच केस। तो आपको बताना है डिफरेंट वेज जिसमें ग्लूकोज हमारा बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है। तो ग्लूकोज दो फॉर्म में हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है या ऑक्सीडाइज होता है, एक तो साइटोप्लाज्म यानी पायरुवेट की फॉर्म में और एक एटीपी की फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या होता है, C6H6 यानी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वो एरोबिक का एग्जांपल था, एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हैपन होती है। दूसरा है हमारा जो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट के एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ये ब्रेक डाउन होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 जो ATP है वो रिलीज होते हैं। और ये जो एग्जांपल है एनॉर्बिक रिस्पिरेशन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम देखते हैं, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स विच इनेबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो एबिलिटी होती है आइलैंड्स की जितना कि वो एडजस्ट कर रहे हैं अपनी फोकल लेंथ को, उसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है सिलियरी मसल का, जो कि कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स को इंक्रीज कर सकती है, जिससे जो हमारा वो थिकर हो जाता है, और फोकल लेंथ जो होती है वो आइलैंड्स की डिक्रीज हो जाती है। इट विल दस इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसमें आपको दे रखा है फॉर 6 क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड है जो कि चाइना डिश में है, एंड चाइना डिश इज प्लेस सनलाइट फॉर सम टाइम। तो सनलाइट में रख दी गई। What will you observe in the case? Write the chemical reaction involved in the form of balanced chemical equation. Identify the type of chemical reaction. तो type of chemical reaction तो आपकी precipitation reaction होगी, and ये क्या फॉर्म करेगा, ब्लैक हो जाएगी, सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड ब्लैक हो जाएगी, एंड किसके साथ होगी, तो हम इसका आंसर करते हैं। अगर 2AgCl यानी इसे हम सनलाइट में रखेंगे तो Ag और क्लोरीन गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगी। Ag, initially the color of silver chloride is white, but when it is kept in sunlight it break down to get silver and chlorine, hence the color changes to grey. grey black में हो जाती है। अगर जब सिल्वर क्लोराइड का जो इनिशियल कलर होता है वो वाइट होता है, या हम इसे सिल्वर कलर भी बोलते हैं, एंड जब सनलाइट में हम लिखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड इसका कलर सिल्वर, क्योंकि क्लोरीन गैस तो हवा में उड़ जाएगी, बट जो सिल्वर है वो ग्रे कलर की हो जाएगी। और ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, यानी और इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2AgCl है तो Ag2 है, तो ऑफकोर्स Ag2 हो जाएगा, Cl2 है, और यहाँ पे इस क्लोरीन के साथ 2 ऑलरेडी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इच फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिंक जब रिएक्ट होती है सिल्वर नाइट्रेट से, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट यानी Ag टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, तो इसका आंसर हम करेंगे। एंड नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है वो आपको बतानी है। तो ये जो गिवन रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जब Zn
AgNO3 में रिएक्ट करेगा तो ZnNO3 2, क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी होती है 2 होती है और NO3 की 1। तो और जो Ag है वो क्या हो जाएगा, उससे डिस्प्लेस रहेगा, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड जो B है Pb है वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जब पोटेशियम आयोडीड एंड आपका जो लेड नाइट्रेट है वो रिएक्ट करेगा एक साथ, तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड बनेगा। तो इसका बैलेंसिंग भी आपको दे रखा है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। आपको एसिड और बेस बताना है जिससे सोडियम क्लोराइड बना है। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज़ एंड व्हेन इट इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और कब उसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और हाउ इज़ रॉक सॉल्ट फॉर्म, और रॉक सॉल्ट कैसे बनता है। तो NaCl बनता है HCl और NOH। ये आपने रिएक्शन बहुत बार पढ़ी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं। और बेस हमारा क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं क्योंकि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन ऑफ एशियन ओशन मिलियंस ऑफ एगर, यानी ये रिजल्ट होता है एशियन ओशन, क्योंकि आप कहते हैं ना खारे पानी में नमक होता है या समुद्र के पानी में नमक होता है, तो ये जो ओशंस में मिलियंस ऑफ ईयर से है। समटाइम प्रेशर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ फोर्सेज ऑफ लार्ज मासेस ऑफ रॉक्स टू फॉर्म सॉल्ट लाइक डोम्स। और जो अर्थ का फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा टाइप पे जो रॉक्स है उसे फॉर्म करता है सॉल्ट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी। तो ये वाला जो है आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स गिव इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इट। तो 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो कैपिलरीज होती है वो एक दूसरे को फर्दर डिवाइड करती हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल लिखा है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से लेके पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग जो ब्लड होता है उसे सारे ऑर्गन से ब्लड जो है हार्ट तक लाती है। कैपिलरीज इन दोनों को जो है वो कंबाइन नहीं होने देती, आर्टरीज और वेन्स को डिवाइड करती है आर्ट्रियोल्स में और वेन्यूल्स में। द न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू दिस टिश्यू सेल थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरीज एंड वाइस वर्सा, यानी जो हार्मोन्स और गैसेस हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं टिश्यू सेल्स में वॉल ऑफ कैपिलरीज से, एंड ऐसा ही इसका उल्टा भी है। नेक्स्ट है ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। तो सीक्वेंस बतानी है आपको जब ब्राइट लाइट आपकी आइज़ में फोकस होती है। तो ब्राइट लाइट जब फोकस होती है तो हमारे ब्रेन पे जाती है, ब्रेन से वापस कैसे आती है, मोटर न्यूरॉन ले जाती है, वापस लाती है, और जो कि कंट्रैक्ट्स होती है प्यूपिल से। एंड जो सीक्वेंस होता है इसका अगर ऑर्डर आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स, यानी जो उस चीज़ को देखते हैं लेते हैं वही रिसेप्टर, जो देन वो सेंसरी न्यूरॉन ले जाती है ब्रेन तक मैसेज, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन वापस लाती है मैसेज, और कहाँ जाएगी, जहाँ पे आपकी लाइट आ पड़ रही है आपको, यानी आई मसल से, और आई मसल्स की जो प्यूपिल होती है कंट्रैक्ट यानी अचानक से बंद हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द हार्मोन्स, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, इनविटेशन ऑफ ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ सेल। तो प्लांट जो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स क्या होता है। तो प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्स करना एनवायरनमेंट में, कंट्रोल करना, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी ऐसी हार्मोन्स वर्क करते हैं, तो उन्हें ही हम फाइटो हॉर्मोन्स या दे आर सिंथेसाइज्ड इन मिनट अमाउंट्स हम कह सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो ग्रोथ ऑफ स्टेम है, स्टेम की ग्रोथ के लिए जो है वो हमारा प्लांट, तो ग्रोथ के लिए गिबरेलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल डिवीज़न के लिए साइटोकिनिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ग्रोथ को रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड, और सेल्स के इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो उसने पी प्लांट यानी पाइजम सटाइवम यूज़ करा था। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल in F1 and F2 generation when he crossed the tall and short plant. Write the ratio he obtained in F2 generation. तो इसका आंसर करते हैं, मेंडल ने यूज़ करा था पी प्लांट पाइजम सटाइवम, जो कि क्रॉस करा था उसने टॉल और शॉर्ट प्लांट को। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, सारे प्लांट टॉल हुए थे,
और फर्स्ट जनरेशन में वर सेल्फ एंड सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट ड्राफ्ट था, यानी 3:1 का बना था। और जीनोटाइपिक रेशो सेकेंड जनरेशन का क्या था, 1:2:1, यानी टी एंड टी ऐसे बना था। और फिनोटाइपिक रेशो क्या था, 3:1। तो ये आपको लिखना था एंड आप ऐसा पूरा ये स्ट्रक्चर भी बना सकते थे क्योंकि 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड बाय गिविंग एग्जांपल। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो हम अपने पूर्वजों से लेते हैं, और एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होते हैं जो हम अपने आप, जस्ट लाइक आपकी नॉलेज आप खुद एक्वायर्ड कर रहे हैं। बचपन से तो आप पैदा हुए तब से तो आपको नहीं पता ना कि ये साइंस क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, ये सब तो नहीं पता ना आपको, तो वो एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स पे आप डिफरेंस लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर सोमेटिक वेरिएशंस एंड दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन डीएनए, यानी डीएनए के चेंजेस में इससे जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, बट इसमें वेरिएशन अपने आप ही होती है। नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन डीएनए, इसमें कोई डीएनए में चेंज नहीं होता। ये जो ट्रेड्स होती हैं हमारी लाइफ टाइम में ही इंडिविजुअल यानी डेवलप होती हैं। जस्ट लाइक हम डांस सीखना, म्यूज़िक सुनना, ये सब हम खुद सीखते हैं। हमारे पूर्वज के डांस सुनते थे या डांस सीखते थे तो हमें डांस नहीं आ जाएगा। ये ट्रेड्स पर इसके अगर हम बदले में देखें तो इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल से, यानी अगर आपकी मम्मी को कुकिंग पसंद है तो आप भी जस्ट लाइक आप अपने फादर की तरह दिखते हैं। तो ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स है। एग्जाम्पल आई कलर या हेयर कलर, ये सब आपका सेम हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ रेनबो, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो क्या है, नेचुरल फिनोमिना है जो कि वाइट लाइट और सनलाइट को स्प्लिट करता है 7 कलर्स में वाटर ड्रॉपलेट से, जो कि रिमेन सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर रेन, जो कि रेन में ही रहते हैं। और आप डायग्राम बना सकते हैं, ये आपका रेनबो, जब सनलाइट आती है तो ये 7 कलर में डिवाइड होती है एंड यही रिफ्लेक्शन रेन ड्रॉप में होता है वापस। एंड रेड लाइट जो होती है स्कैटर ज़्यादा होती है और वायलेट कम। तो ये आप रेनबो फॉर्मेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पे 3 वेज हैं जो आपको 3 मेथड से बतानी है। तो 3 वेज हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल को। वो है, हम 5R अप्रोच को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक 5R का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़ एंड रीपर्पस। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक बायोगैस एंड देन यूजिंग कंपोजिट एज अ फर्टिलाइज़र, यानी वेस्ट और यूज़फुल कंपोनेंट्स को हम जैसे बायोगैस है उनको कन्वर्स कर सकते हैं, यानी बायोगैस को हम एक फर्टिलाइज़र में कन्वर्स कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैसे फ्लो होती है आपको पता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और हर में 90% वो खुद कंज्यूम कर लेता है और 10% एनर्जी ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। जस्ट लाइक अगर इसका 10,000 है तो इसका 1000 होगा, फिर इसका 100 होगा, इसका 10 होगा एंड इसका 1 होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और आप इसमें इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। इकोसिस्टम जो होता है वो इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, यानी बायोटिक और अबायोटिक एक साथ रहते हैं। एनर्जी जो होती है वो टॉपिक लेवल में फ़्लो होती है 10% लॉ से। ओनली जो 10% लॉ एनर्जी होती है वही टॉपिक लेवल पे पास होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल से। तो ये आपका चार्ट आपको बनाना है। सबसे पहले सनलाइट अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर्स हैं, और फिर कंज्यूमर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी भी कंज्यूमर होते हैं और टर्शरी भी कंज्यूमर होते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं। 10,000 जूल एनर्जी फिर 1000 जूल में जाती है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर 100 जूल ही ले पाता है और एट 90% ये खुद ही यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक आप फॉर एग्जांपल दे रखा है 10,000 एनर्जी इज़ अवेलेबल टू प्रोड्यूसर के लिए 10,000 एनर्जी उसके बाद प्रोड्यूस है। अब 1000 एनर्जी विल बी अवेलेबल, यानी हाँ उसकी बस वो 90% तो खुद खाएगा, कूदेगा, इधर उधर करेगा, बट जो उसकी बाकी जो वो उसे खाएगा तो उसकी 10% ही एनर्जी खा पाएगा।
और वो भी उसे खा रहा है, फिर वो भी सेकेंडरी कंज्यूमर भी उसकी 10% यूज़ कर पाएगा, और थर्ड टर्शरी कंज्यूमर भी इसकी 10% ही खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, एंड सेक्शन डी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।